बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट SN2DH काइनेटिक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ने के बाद हम लोग आज बात कर रहे हैं ये SN2DH काइनेटिक्स क्या होती है और S को शॉर्ट में SN2DH बोलते हैं। लॉन्ग पूरा फुल फॉर्म इसका है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, ये मैकेनिज्म जो है, ये जो मैकेनिज्म है, ये इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में जो पढ़े मैकेनिज्म वो ओनली क्या थी, वो ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म पढ़ेगी, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एडिशन प्लस सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शंस हैं ये मेनली आपके देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। ये आपके एसिड और एसिड डेरिवेटिव की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ ही साथ उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो इस तरह की रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको अगर देखें तो यहाँ पे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे यूज किया हुआ है RC≡LG। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एसिड डेरिवेटिव्स का होता है ना, एसिड या एसिड डेरिवेटिव का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, और एसिड डेरिवेटिव होते कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही है लास्ट में, तो टोटल वो 5 इसमें आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आपका है वो RCOX है। RCOX, X यहाँ पे हैलोजन है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, इसमें कोई भी हो सकता है, ज्यादातर तो Cl ही देखने को मिलेगा हम लोग। तो ये आपका एक एसिड हैलाइड है। ठीक है, सेकेंड अगर देखा जाए तो ईस्टर, ईस्टर भी आपका एसिड डेरिवेटिव की कैटेगरी में आता है, और ईस्टर में जो लीविंग ग्रुप होता है वो OR होता है। ईस्टर में लीविंग ग्रुप कौन होता है? OR है ना, इसको बोलते हैं ईस्टर। और ये तीसरा आपका है एसिड एनाड्राइड, इसका जनरल फॉर्मूला है RC≡OCOR। ठीक है, RC≡OCOR एंड दिस इज कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव। और एसिड डेरिवेटिव में दिस इज द लीविंग ग्रुप, ये आपका लीविंग ग्रुप होता है OC≡OR है ना, ये आपका लीविंग ग्रुप होता है। देन आपका एमाइड आता है, एमाइड में NH2 आपका लीविंग ग्रुप होता है, और लास्ट में ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव्ड होते हैं है ना, तो लास्ट में ये आपका लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। और ये आपके जितने हैं ये सभी SN2DH टाइप की रिएक्शंस इनमें देखने को मिलती है। मतलब इनमें जो रिएक्शंस आप लोग देखेंगे उनकी जो मैकेनिज्म होगी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगी, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन, या उसी को बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ना, SN2DH शॉर्ट में इसको बोला जाता है ना। क्लियर? तो ये बात हाँ, हेडिंग क्या है? हेडिंग है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, ये SN2 के आगे जो TH लिखा जाता है ना, वो TH फॉर टेट्राहेड्रल है यहाँ पर है ना, TH इसको सेंस कर रहा है टेट्राहेड्रल को। ठीक है, SN2DH इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन पहले सबसे पहले आता है कि यार ये जो एसिड डेरिवेटिव है इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं होता है ना, इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से क्यों नहीं रिएक्शन प्रोसीड होती है ना। अगर क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर हो रहा होता या हो सकता तो फिर SN2DH से ये क्यों बनाते प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, या कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, तो
तो क्यों नहीं देते हैं? तो उसका रीजन समझ लीजिए कि ये जितने भी आपके एसिड या एसिड डेरिवेटिव है उनमें सिमिलरिटी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको सिमिलरिटी देखने मिलेगी कि जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप का पहला एटम, लीविंग ग्रुप का फर्स्ट एटम पे आपको लोन पेयर सब में देखने मिलेगा। जैसे एसिड हैलाइड में हाइड्रोजन पे लोन पेयर एक नहीं तीन लोन पेयर होंगे, है ना। OR में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा, है इस तरह। एसिड एनाइड्राइड में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है। एमाइड में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन पे लोन पेयर। तो ये एक आपको यहाँ पे सब में क्या है सिमिलरिटी देखने को मिलती है। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है या उनके डेरिवेटिव है उसमें कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड को कार्बोनिल बोलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो ये डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है उस पे एक कम से कम एक लोन पेयर जरूर है। और वो लोन पेयर अगर गौर से देखिए तो वो रेजोनेंस में भी स्टेबलाइज है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। वो जो फर्स्ट एटम है लीविंग ग्रुप का फर्स्ट एटम उसपे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। और सभी में ऐसा हो रहा है, केवल इसी में नहीं हो रहा है, ये सिमिलरिटी सभी में आपको देखने को मिलेगी। ये सब में कॉमन पॉइंट यही है भी, ये जितने भी आपके एसिड डेरिवेटिव है उसमें जो लीविंग ग्रुप है इसका फर्स्ट एटम पे जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। आपको इससे क्या फायदा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे भी सारा खेल बिगड़ रहा है। इसी वजह से देखो होता क्या है कि देखो ये लीविंग ग्रुप का जो की एटम है ये जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो इसके इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं। और इसके अगर जैसे दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने लगेंगे तो इतने पोर्शन में यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। मतलब जो ये लीविंग ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है ऐसे डेरिवेटिव में, वैसे तो जनरली ये सिंगल बॉन्ड ही हम लोगों को बना के दिया जाएगा, लेकिन उसके हाइब्रिड के स्ट्रक्चर में देखिए कि वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इसके बीच में लीविंग ग्रुप और कार्बन के बीच में, है ना। तो इस आपको लगे इससे क्या होगा? तो देखो इससे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या हो रहा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, है ना, और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता था, ठीक है, O पे माइनस आ जाता था। तो यहाँ पे यहाँ भी ऐसा ही होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप कहोगे सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इसी स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल भी जाए, है ना, क्योंकि लीविंग ग्रुप का काम है निकलना, वो तो फिर निकलेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो सकता है क्योंकि जो लीविंग ग्रुप है ये सिंगल बॉन्ड से नहीं कनेक्टेड है। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर राइज हो जाता है। इस वजह से ये लीविंग ग्रुप डायरेक्ट नहीं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको डायरेक्ट नहीं सब्स्टिट्यूट कर पाता है ना। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोफाइल आया और हर स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझना है, इसकी एक मैकेनिज्म पूरी बदल जाती है। देखेंगे मैकेनिज्म क्या होती है। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब इनमें होता है तो पूरी की पूरी मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप से चलती है और उसी को हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं सेंट्रिफ्यूज। तो देखो अगर रीजन की केवल बात करें कि भाई ये एसिड डेरिवेटिव बाई एसिड डेरिवेटिव डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ यहाँ पे? because lone pair of leaving group lone pair of leaving group involved in resonance, involved in conjugation भी बोल सकते हैं, resonance with carbonyl group या C double bond हो लिखो सीधे with CO, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए कि एसिड डेरिवेटिव डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज जो उनके लीविंग ग्रुप पे लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है और उसकी वजह से वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, उससे उसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
है ना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करके उसको नहीं हटा पाता है, ये देखा जाता है। ठीक है, और फिर इसमें मैकेनिज्म की बात करेंगे। हाँ, फिर सब्स्टिट्यूशन तो होता ही है, तो किस तरह से होता है वो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। ग्रुप ग्रुप जीआर मतलब ग्रुप लिख दिए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, क्लियर। क्लियर, तो इसलिए ये जो आपके एसिड एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अब फिर इनमें कैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है फिर इसकी मैकेनिज्म हम लोग आ रहे हैं, तो चलें आगे बढ़ें। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है ना, उसको समझते हैं। तो इनकी जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पहले स्टेप में अटैक तो करता है, और अटैक करेगा भी कहाँ, तो कार्बन पे ही करेगा, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, है ना, तो यहीं पे अटैक करेगा। और ये लीविंग ग्रुप पहले स्टेप में नहीं निकलेगा, है ना, जैसे आपके मन में या कई बार कुछ टीचर्स पढ़ा भी देते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आया और कट से लीविंग ग्रुप निकल गया, लेकिन वो रॉन्ग होता है, वो मैकेनिज्म नहीं होती है। एक्चुअली वो हमारे पार्शियल बॉन्ड कहता है, उससे पहले नहीं निकलेगा, तो ये अटैक करेगा और इसी स्टेप में ये जो पाई बॉन्ड है वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर, पहले उसको वेलकम करेगा, है ना, आओ, है ना, और पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे आ गया, नेगेटिव चार्ज ऐड हो गया। ठीक है, ऐसा करने पे एक यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, और इस इंटरमीडिएट में जो ये कार्बन आप देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है इस समय, ये देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के चारों तरफ जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल से है। तो यहाँ पे जो एक ये इंटरमीडिएट है, लेकिन वो एक इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल शेप का एक इंटरमीडिएट यहाँ पर प्राप्त होता है ना, तो ये ध्यान रखिए SN2TH में इसीलिए वो TH बोला जाता है, क्योंकि ये वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मैग्नीफिक आगे बढ़ती है। हाँ, इसका पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, यही स्टेप इसका क्या है, स्लो स्टेप है या रेट डिटरमाइनिंग। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब देखो जैसे ही ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में, तो बताओ इस सिचुएशन में क्या अब लीविंग ग्रुप का लोन पे लपट झपट कर पा रहा होगा, है ना, इसके इंटरमीडिएट में देखिए, तो अब वो डबल बॉन्ड ही नहीं करना, भाई वो डबल बॉन्ड के साथ ही तो लपट झपट कर पा रहा है, बोलो, है ना, तो अब यहाँ पे वो जो रेजोनेंस चल रहा था वो अब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पे कौन सा करेक्टर आ गया, परफेक्ट सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जो रेजोनेंस एसिड डेरिवेटिव में चल रहा था वो इस इंटरमीडिएट में नहीं बन पाएगा। और अब अच्छा मौका है इस लीविंग ग्रुप को हटाने का, तो अब वापस क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर वापस आएगा, ये फिर से पाई बॉन्ड बनाएगा, और अब ये लीविंग ग्रुप कमजोर पड़ गया है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गया है, अब ये इसको रिमूव करा सकता है सेकेंड स्टेप में, और ये स्टेप 5 स्टेप होता है, वो नेगेटिव चार्ज वापस आता है फिर इस लीविंग ग्रुप को रिमूव करता है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बताइए, ये देखिए बन जाएगा R, ठीक है, वो कार्बोनिल ग्रुप फिर से रिटेन हो गया, वो C डबल बॉन्ड फिर से रिटेन हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल जो आपने अटैक किया था वो तो जुड़ा ही रहेगा, है ना, और प्लस निकला कौन, Lg माइनस। ठीक है, तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SN2TH। ठीक है, तो जितने भी एसिड एसिड डेरिवेटिव में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वो इस तरीके से होता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पाइपोट मूव करता है, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप को मत हटाइएगा, फिर टेट्राहेड्रल डाइपेंटेट बनता है, फिर O- मूव करेगा, देन लीविंग ग्रुप को रिमूव करेगा, क्योंकि उसका रेजोनेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है
है ना, वहाँ सिंगल परफेक्ट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई है ना, तो अब उसके निकलने का समय आ गया है, तो वो वापस आएगा, लीविंग ग्रुप बनेगा और फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आपके एसएनपी दे बोलो, आई बात समझ है ना, नोट कर लो इसको पहले। पहला स्टेप स्लो, ये भी ध्यान रखिएगा, हर मैकेनिज्म में ये जरूर याद रखिएगा कि उस मैकेनिज्म का कौन सा स्टेप स्लो है ना, तो SN2TH का फर्स्ट स्टेप ही स्लो स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसलिए शॉर्ट में RDS मैंने वहां पर लिखा हुआ है, अगले स्टेप फास्ट होगा, ठीक है, तो फिर से छोटे-छोटे कुछ पॉइंट है, इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो कभी आपसे पूरी मैकेनिज्म तो नहीं पूछेगा, इस मैकेनिज्म में जो छोटी-छोटी बातें हैं उनको हमें समझना है, उन्हीं पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपसे पूछा है बताओ इस मैकेनिज्म में आपका कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, हाँ, तो उसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप में एक्चुअली ऐसा नहीं लग रहा कि न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बोनिल पे अटैक किया और ये जाके जुड़ गया, पूरा पूरा ऐड हो गया है ना, तो यही ध्यान रखना है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एसिड डेरिवेटिव इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही स्टेप इसका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, दिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोनिल ग्रुप से आके जुड़ जाता है, ठीक है, तो यही आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या इसी को RDS बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना कार्बोनिल ग्रुप पे, एसिड डेरिवेटिव के कार्बोनिल ग्रुप पे, यही आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप ही फाइनली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। अच्छा, फिर काइनेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो जो स्टेप स्लो होता है उस स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, उस रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप में जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर जाता है, तो इसके स्लोवेस्ट स्टेप पे रिएक्टेंट कौन कौन सा है, हाँ, एक तो ये लिविंग ग्रुप हो गया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तो इसका मतलब रेट इन्हीं के कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो जाएगा, एक आपका हो गया RCO LD, मतलब जो भी एसिड डेरिवेटिव है, अभी मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो उन चारों में पांचों में कोई भी हो सकता है, और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो ये आपका रेट लॉ बोला जाएगा। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट के भी लगा सकते हो, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेट लॉ ऑफ SN2TH, ठीक है। अब इस रेट लॉ को देख के क्या बता सकते हो कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताने का तरीका बहुत सिंपल होता है, रेट लॉ में जो भी रिएक्टेंट जिनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है रेट, उनके पावर का सम कर देते हैं, तो इसमें भाई दोनों का 1 + 1 सम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो मतलब ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है ना, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो लिख लीजिए थर्ड पॉइंट में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, है ना, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर का सम क्या है, 1 है, और 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, तो रेट लॉ में कंसंट्रेशन की जो पावर्स है उसी का सम ऑर्डर के बराबर होता है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। फिर इसमें चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ R ग्रुप ऑफ स्टार सेम, ठीक है, मान के चले कि जो ये R ग्रुप है, ऐसे डेरिवेटिव को सेम लेके चल रहे हैं, एंड लीविंग ग्रुप आर डिफरेंट, लीविंग ग्रुप बदलते जा रहे हैं, तो ऐसे केस में जो रेट ऑफ SN2TH होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लीविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, है ना, फिर उस पे डिपेंड कर जाएगा, लेकिन उसके लिए R सेम होना चाहिए, तभी ये कंक्लूजन वैलिड होगा, नहीं तो फिर वही कंक्लूजन गलत भी हो सकता है, तो रेट ऑफ SN2TH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लेकिन ये तभी तक एप्लीकेबल है, ठीक है, जब R सेम हो और लीविंग ग्रुप बदल रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ऐसे हो,
कि ये हम लोग 5 अभी पढ़े थे एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। अगर आपको देखो इसमें आर की जगह से हमने मान लो मेथिल मेथिल लगा के दे दिया है, या कोई भी एथिल लगा के दे दिया और फिर इनमें कंपेयर कराने को बोले कि बताओ कि सबसे फास्ट रेट से SN2TH किस में होगी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि भैया ये इनमें सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है। एक्स अच्छा लीविंग ग्रुप है, हाइड्रोजन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, OR अच्छा लीविंग ग्रुप है, OCOR, KNH2 है ना। तो एक्स सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग इसको ऑर्डर में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं RCOCl। एसिड एसिड हैलाइड जो होते हैं ना, एसिड हैलाइड के जो हैलोजन होता है वो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है और उसका रेट SN2TH का सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड नंबर में एसिड एनाड्राइड आता है, सेकेंड नंबर में आता है एसिड एसिड एनाड्राइड। थर्ड नंबर पे ईस्टर आता है बेटा, ईस्टर। और चौथे नंबर पे जैसे सबसे लास्ट में एमाइड। तो इन पांचों में अगर हम लोग देखें तो ये ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे। सर थोड़ा ऊपर कर दिए, की पॉइंट कॉपी कर रहे थे जरा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो है वो चारों पॉइंट अपने आप में बेसिक बेसिक बातें आपको है ना पता होनी चाहिए। मतलब एक तरह से इस मैथमेटिक्स का निचोड़ है जो की पॉइंट है। ये 4 बातें याद होंगी तो इससे बाहर तो अगर वो सीधे सीधे मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहेगा टीचर तो इनमें से कोई पॉइंट उठा के पूछ सकता है, ठीक है। कई बार आजकल डायरेक्ट मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं थ्योरेटिकल टाइप के, मतलब उसमें 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, यही पूछाएंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ना। उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं पूछेगा या कोई रिएक्शन आपसे नहीं करवाएगा, केवल थ्योरी बेस्ड मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछना है, ठीक है। क्लियर होगी सही बात है। ये आपको कहा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला है फर्स्ट स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है और इस रिएक्शन का जो रेट है केमिकल काइनेटिक्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग तो वो एसिड डेरिवेटिव के कंसंट्रेशन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन यही है कि पहला स्टेप स्लो है और स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उस रिएक्शन का रेट उन्हीं रिएक्टेंट स्पीशीज के कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। अगर मान लीजिए कि सेकंड स्टेप स्लो होता तो किस पे डिपेंड कर जाता है, ये इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन। क्योंकि अगर मान लो कि ये होता सेकंड तो फिर इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा फिर उसका रेट ज्यादा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहला स्टेप है, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसमें एक नेसेसरी कंडीशन है, ये बड़ी जरूरी बात है, ये भी आप लोग नोट करिए कि क्या हमेशा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और लीविंग ग्रुप को हटा देगा कि कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ पर्टिकुलर केस में तो ये SN2TH हो पाएगी या कुछ ऐसे भी केस देखने को मिलेंगे जिसमें न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं पा रहा होगा, है ना। तो इसमें कंडीशन भी होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी भी लीविंग ग्रुप को हमेशा डिस्प्लेस कर ही देगा, ऐसा ऑलवेज नहीं होता है। तो उसके लिए देखो लिखा है पहला पॉइंट L माइनस तो वो लीविंग ग्रुप को यहाँ ओनली N लिखा हुआ है, L माइनस मस्ट बी ग्रेटर लीविंग ग्रुप देन NU माइनस। उसका कहना है कि लीविंग ग्रुप जो है और न्यूक्लियोफाइल दोनों की अगर लीविंग ग्रुप एबिलिटी को कंपेयर करें तो लीविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा लीविंग नेचर का लीविंग ग्रुप एबिलिटी इसकी ज्यादा बेटर होनी चाहिए। L माइनस मस्ट बी बेटर लीविंग ग्रुप देन NU माइनस, ठीक है। या फिर ये वाली लाइन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, दैट इज क्रॉस सिंपलीफाई करके बोला है क्योंकि लीविंग ग्रुप एबिलिटी कई बार चेक करते समय आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। आप चुपचाप बेसिसिटी चेक कर लेना, बेसिसिटी आपको अच्छे से जीओसी में पढ़ भी चुके हो। बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल should be more than basicity of L minus, मतलब न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, किससे है लीविंग ग्रुप की बेसिसिटी, है ना। क्योंकि वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि वीकर द बेस बेटर लीविंग ग्रुप, है ना।
उसका कहना है कि L माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए, तो बेस बेकार होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बेसिसिटी चेक करके ये पता लगा लिया करेंगे। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी मोर देन दैट ऑफ लीविंग ग्रुप। अगर न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी लीविंग ग्रुप से ज्यादा हुआ करेगी तब तो 100% न्यूक्लियो SN2PS से प्रोडक्ट बन जाया करेंगे। लेकिन कभी इसका अपोजिट दिखने लगे आपको कि न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी कम हो लीविंग ग्रुप की बेसिसिटी से, तो फिर SN2TH रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुआ करेगी, नो रिएक्शन का केस हो जाया करेगा। ठीक है, ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें सबसे मेन पॉइंट पहला ही है, बाकी दो बातें भी और लिखी हुई है लेकिन वो जनरल बातें हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जैसे कह रहा है न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रांग इनफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक, तो वो तो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इतना तो सफिशिएंट स्ट्रांग होना चाहिए अटैक हो सके, है ना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, सभी मोस्टली नहीं देते न्यूक्लियोफाइल। हाँ, बस मेन चीज है कि न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी लीविंग ग्रुप की बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कार्बोनिल कार्बन मस्ट बी इनफ इलेक्ट्रोफाइल टू रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, जनरल बात है। ठीक है, मेन बात पहली वाली है, बाकी दो बातों का कोई यहाँ पे इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो नेसेसरी कंडीशन है वो पहली लाइन में उसने बोल दी है। ठीक है, SN2TH रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है, जो नेसेसरी कंडीशन है, वो फर्स्ट। ठीक, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपको 4 रिएक्शन वो लिख के दे देगा, है ना, और पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन में SN2TH के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा और किसमें नहीं बनेगा। तो जिसमें ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी उसमें बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अच्छा बेस होगा लीविंग ग्रुप से, तो हो जाएगा SN2TH। लेकिन उल्टा लीविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा बेस हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ये कुछ फ्लो चार्ट में जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि कितने तरह के रीजेंट जनरली देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ बिल्कुल जनरल फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं कि ये मैंने लिख दिया एसिड डेरिवेटिव। अब ये एसिड डेरिवेटिव एसिड हैलाइड भी हो सकता है, मतलब यहाँ Lg की जगह क्लोरीन लिखा मिल सकता है क्वेश्चन में, आपको Lg की जगह OR है ना मिला, ईस्टर दिया सकता है, एनाट्राइड दिया सकता है, एमाइड दिया सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी है और आपको केवल प्रोडक्ट ही पूछा जा रहा है, कोई मैग्नीज नहीं पूछ रहा है या मैग्नीज से रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहा है, केवल प्रोडक्ट पूछ रहा है, हाँ, जैसे स्कूल लेवल पे कई बार केवल प्रोडक्ट ही पूछ लिया जाते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना है कि जिसके साथ रिएक्शन करा रहे देखो उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है। जैसे उसने सोडियम बाइसल्फाइड ले लिया तो न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन है, Na+ की SH-, है ना, निगेटिवली चार्ज कैसी न्यूक्लियोफाइल, तो इसको पकड़ो और इसी का अटैक करा दो, किस पे कराओ, कार्बोनिक ग्रुप पे। ठीक है ना, अगर मैग्नीज से जाना चाहे तो उसको समझ लो कि पहले पाई बॉन्ड जाएगा, फिर लौट के बुद्धू घर को आएगा और फिर लीविंग ग्रुप निकलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली की जगह कौन आके बैठ जाएगा, ऐसा ही पूछा जा रहा है तो हम लोग ये बना देंगे, बन गया। ठीक है, और निकला कौन, Lg-, क्लियर। तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, अगर केवल प्रोडक्ट ही पूछ रहा है तो आप इजीली बना सकते हैं। जैसे वो सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड डेरिवेटिव के साथ कराई जा रही है, तो आप O- को अटैक कराना, पाई बॉन्ड जाएगा आएगा लीविंग ग्रुप हटाएगा, तो फाइनली हम लोग क्या बना दिया करेंगे इस केस में, R≡C≡O OR ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव कोई भी हो, फाइनली एल्कोक्साइड जब SN2TH से बनाएगा प्रोडक्ट तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, है। फिर अमोनिया के साथ अच्छा कराएंगे तो गेस करो क्या बनना चाहिए, तीसरी रिएक्शन, अगर अमोनिया SN2TH देगा सर अमाइड, RCONH2। तो इसमें क्या होगा कि अमोनिया एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ठीक ठाक नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल भी भले ही न्यूट्रल है लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है, बहुत वीक मतलब न्यूट्रल है लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसमें क्या होगा, इस पे लोन पेयर है, इसकी तरफ से अटैक करेगा, पाई बॉन्ड जाएगा,
फिर वापस आएगा और फिर ये लीविंग ग्रुप हटाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले क्या बनेगा, देखो इसमें बनेगा RCONH3 प्लस, ये बनेगा पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि NH3 प्लस जो बन रहा है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो बहुत स्टेबल नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 3 एलिमेंट याद रखिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन पे जब जब पॉजिटिव चार्ज आए समझ जाना कि मामला गड़बड़ है ना, वो स्टेबल स्पीसीज नहीं है ना, तो वो न्यूट्रलाइज होना चाहेंगे खुद, है ना, तो ये NH3 NH2 में जाना चाहेगा न्यूट्रलाइज होके, तो ये एक H निकाल लेगा, ये ना वो अगर NaNH2 दे दिया जाए या KNH2 तब बोलेंगे, क्योंकि अमोनिया आयनिक नहीं है, अमोनिया एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, तो उसमें तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो पहले NH3 प्लस बनेगा और फिर अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये अपने बॉन्ड पेयर मूव करा देगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन, और ये फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में। ठीक है, मतलब फाइनली आप समझ लो कि इसमें एमाइड ही बनेगा, लेकिन पहले वो ऐसा स्पेसीज भी बनेगा, NH3 प्लस बनेगा, NH3 पे स्टेबल नहीं है, तो उसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, H प्लस करके ही निकलेगा, अपने बॉन्ड पेयर छोड़ के जाएगा उस नाइट्रोजन पे, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल होके एमाइड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, अगर लास्ट में देखो ये चौथे नंबर वाली रिएक्शन NH2, इसको सोडामाइड बोलते हैं, काफी फेमस है सोडामाइड। सोडामाइड अगर दे दिया जाए तो इसमें ये आयनिक है, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट, एल्कली मेटल सॉल्ट आयनिक होते हैं, तो ये पानी के अंदर क्या दे देगा, एमाइड आएगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, ये आए अटैक मारेगा, ये पाइरोन जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर लिविंग ग्रुप को हटाएगा, तो इसमें डायरेक्ट एमाइड बन जाएगा, है ना। ऊपर अमोनिया के साथ भी एमाइड ही बन रहा था, लेकिन इसमें एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ गया ना, इसमें डायरेक्ट एमाइड बन जाएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्डिजन है ना, ये क्यों पीछे है भाई, ये तो बहुत अच्छा R- एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल देता है, तो ये भी अगर ये ग्रिग्नार्डिजन भी न्यूक्लियोफिलिक SN2TH के साथ बनाते हैं प्रोडक्ट, तो ये पहले R- देगा, इसमें कौन सा फिजन होगा, हेटेरोटिप फिजन होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, R बॉन्ड पर लेके भागेगा, क्योंकि R के पास कार्बन है, और Mg पे प्लस। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, R-, और R- अटैक करेगा, पाई बॉन्ड मूव करेगा, वापस आएगा, फिर लिविंग ग्रुप हटाएगा, तो फाइनली ये क्या बना रहा है, RCOS कीटोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अगर गिगनार्ड के 2 मोल ले लिए गलती से, तो एक स्टेप आगे और प्रोसीड हो जाएगा, क्योंकि कीटोन फिर से रिएक्ट कर रहा है गिगनार्ड से, अब की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, केवल वो R- आएगा, कार्बन अटैक करेगा, पाई बॉन्ड जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ R बैड लीविंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो फिर अल्कोहल बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस पानी में डाल के उसमें अल्कोहल बना देंगे, अगर 2 मोल होगा तो, और 1 ही मोल अगर लिया गया होगा तो कीटोन बना के छोड़ देंगे, है ना, तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, वो टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा, एक R गिगनार्ड से और आ जाएगा, तो O- फिर हाइड्रो से OH आ जाएगा, ईथर कैसे बन जाएगा, ईथर कैसे R- यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, RCO-R, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो O के साथ H आएगा, तो है? और बाई प्रोडक्ट में देखो वो MgX पे प्लस आ गया ना, तो ये वाटर का OH- से कंबाइन हो गए, MgXOH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। हाँ, इस वाले केस में MgX और लिविंग ग्रुप डालो, उसकी एक वैलेंसी, क्योंकि Lg- करके निकला है, तो यहाँ पे आप बनाओगे पहले स्टेप में, आगे वाले स्टेप में तो कहानी अलग है, क्योंकि SN2TH तो बस इतनी ही है, ठीक, बाई प्रोडक्ट बना दी, वो Lg अटैच हो जाएगा, लिविंग ग्रुप जो भी होगा वो मैग्नीशियम के साथ अटैच होकर एक बाई प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है ना, बोलो भाई, लेकिन अगर 1 मोल है तो इक्विवेलेंट है, तो
ठीक है। और LiAlS4 ये बहुत बढ़िया है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, ये फाइनली H- देगा हाइड्राइड है। हाइड्राइड बहुत से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये है ना, गाना गाते हुए जाएंगे, कार्बोनिल अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड जाएगा, वापस आएगा, इसको हटाएगा। तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड को ये फर्दर फिर से रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, ये अल्कोहल बना के दम लेगा, बीच में एल्डिहाइड के रिएक्शन नहीं रोकेगा, क्योंकि ये काफी इसकी काइनेटिक्स बहुत फास्ट होती है। मतलब इसमें एल्डिहाइड बनते तो है, लेकिन उनको हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते, इतना समय नहीं लगता, तो तुरंत फिर से उसको रिएक्ट करके बना देते हैं इसमें अल्कोहल। तो इसमें मेन प्रोडक्ट आप अल्कोहल लिखिएगा बेटा, RCH2OH। हाँ देखो, उसमें ये बोला जाता है कि जैसे मान लो आप 1 मोल भी ले रहे हैं, तो 1 मोल में Na नंबर में हाइड्राइड आयन होंगे, और चुटकू टाइप के आयन होते हैं, तो वो ताबड़ तो अल्कोहल बना के, मतलब वो एल्डिहाइड तो बनेगा, उसको फिर से अटैक करके बना ही देंगे। वो 1 मोल बोलते जरूर, लेकिन 1 मोल का मतलब वो Na नंबर में आयन होंगे ना न्यूक्लियोफाइल। और R- क्या है, जो स्लो न्यूक्लियोफाइल होता है, R- स्लो होता है, उसमें अगर 1 मोल लेंगे तो फिर वो कीटोन बना के रोक देगा। मतलब उसको इतना समय मिल जाएगा कि आप आइसोलेट कर सको, है ना। उसको भी आपने थोड़ी समय और दे दिया, 10-15 मिनट, तो फिर वो अल्कोहल धीरे बनना शुरू हो जाता है उसमें भी, ठीक है। लेकिन वही थ्योरेटिकली अगर 1 मोल लिख दिया तो हम लोग कीटोन बना के रोक देते हैं, मेरे प्रोडक्ट कीटोन, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो अल्कोहल बन रहा है, ये अल्कोहल कब बनेगा, इफ, लिख लीजिए, अगर लीविंग ग्रुप आपका हेलोजन है तब बना दीजिएगा, ईस्टर का केस है तो बना दीजिएगा, एनाड्राइड का केस है तो बना दीजिएगा, तब तो सही है। अगर लीविंग ग्रुप क्या है, इनमें से कोई है, ठीक है, तो आप बना दीजिएगा भैया। सर लास्ट वाले में अल्कोहल कैसे होगा? लास्ट वाले में ना, पहले एक बार अटैक होगा H- का, तो एल्डिहाइड बनेगा, है ना। आप उसको देख बना के देख लीजिए, H- आएगा, ये पहले पाई बॉन्ड जाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर Lg को हटाएगा, तो ये बनेगा आपका एल्डिहाइड, है ना। लेकिन एल्डिहाइड पे फिर से अटैक होना शुरू हो जाएगा, काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और फिर से ये पाई बॉन्ड जाएगा, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ लीविंग ग्रुप कोई नहीं है, तो अब वो अल्कोहल बन के आइसोलेट हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और नोट कर ली कि ये अगर आपको एमाइड दे दिया गया, मान लीजिए आपको एमाइड दे दिया गया, एमाइड, और उसका रिडक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, LiAlS4 के साथ, तो अल्कोहल नहीं बनता है ना। ये आप, ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, मतलब इसकी थोड़ी मैग्नीट्यूड अलग है। ये आपका एमीन बना देता है, 1 डिग्री एमीन, RCH2NH2, है ना, प्राइमरी एमीन। तो ये हम लोग सभी के लिए नहीं बोल सकते हैं, जनरलाइज नहीं कर सकते LiAlS4 के केस में। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो शुरुआत के 3 एसिड डेरिवेटिव हैं, उनके केस में एसिड हैलाइड, ईस्टर एसिड हैलाइड का रिडक्शन अगर आप कराएंगे LiAlS4 से, देन फाइनली आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एमाइड का रिडक्शन कभी कराने लगे, तो इसमें अल्कोहल मत बना दीजिएगा, इसमें 1 डिग्री एमीन बनता है RCH2NH2। इसमें एक्चुअली ये पाई बॉन्ड ही इसके टूटते हैं, 2 हाइड्रोजन इसमें अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हो, ऐसे मतलब कि ट्रिक है, उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं, पाई बॉन्ड तोड़ो, 2 H को दो, इसमें ये NH2 वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है, NH2 बहुत बैड लिविंग ग्रुप होता है, हाइड्राइड एंड NH2 को नहीं निकाल पाता है, ये ध्यान रखना है ना। तो इसमें वो फिर 1 डिग्री एमीन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आ रहा समझ में आ रहा, बस आज कुछ प्रॉब्लम सी लग रही, तबीयत नहीं सही। सर हाँ बोलो सर, सेकंड लास्ट में अगर 2 मोल लेंगे तो चेंज रहेगा प्रोडक्ट? हाँ हाँ, उसमें चेंज हो जाएगा,
अगर सेकंड लास्ट में अगर आप तो चाहो तो जगह हो कॉपी में तो यहीं पे एक एरो बना के नोट कर लीजिएगा कि अगर 1 मोल और ले लें हम लोग, यही RNGX एक्सेस में ले लें, तो अब फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और फिर आप उसको हाइड्रोलाइज करा दीजिएगा। हाइड्रोलिसिस इसी स्टेप में चलो मैं करा देता हूँ, तो अल्कोहल मिलता है। लेकिन वही बात है कि अगर क्वेश्चन में उसने एक ही मोल दिया हुआ है गिगनार्ड का, तो फिर आप कीटोन बना के रोक दीजिएगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मत कराइएगा, एक्सेस में दिया तब करा दीजिए। ठीक, वो क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन होगा कि वो गिगनार्ड का 1 मोल ले रहा है कि एक्सेस में ले रहा है ना? हाँ, इससे क्वेश्चन ये आपका एक ये समझ में आना चाहिए, इसका मतलब एसिड डेरिवेटिव का 1 मोल गिगनार्ड के कितने मोल हजम कर रहा है? 1 नहीं 2 मोल। अगर कंप्लीट रिएक्शन की बात हो जाए, है ना, 1 मोल ऑफ ये देखो, ये जो एसिड डेरिवेटिव है इसका 1 मोल अगर ले और गिगनार्ड एक्सेस में ले, तो वो कितने मोल खा जाएगा गिगनार्ड के? 2 मोल। 1 मोल ऑफ, ये चाहो तो नोट में लिख लीजिए, 1 मोल ऑफ एसिड डेरिवेटिव कंज्यूम 2 मोल ऑफ गिगनार्ड एजेंट if गिगनार्ड is taken in excess। ठीक है, 1 मोल ऑफ एसिड डेरिवेटिव, 1 mole of acid derivative will consume 2 moles of Grignard agent when Grignard is taken in excess। ठीक है, तो एसिड डेरिवेटिव का 1 मोल Grignard के 2 मोल को कंज्यूम कर लेता है अगर Grignard एक्सेस में लिया है। ठीक है, हाँ क्लियर हो? लेकिन अगर एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन का 1 ही मोल गिगनार्ड को कंज्यूम करता है। ठीक है, हाँ क्लियर, बात समझ आई? चलो, कोई ऑनलाइन में, हाँ कोई पूछा तो बताओ। तो सर ये लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। ये देखो, एक ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर होता है एलाइलस-4 का एमाइड के साथ। अगर एमाइड का रिडक्शन आपको कभी पूछा जाए, एलाइलस-4 के साथ कराया जाए, तो इसमें अल्कोहल मत बनाइएगा। ठीक है, इसमें अल्कोहल नहीं बनेगा, इसमें एमाइड का ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको आप तोड़ दीजिएगा और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच कर दीजिएगा और 2 हाइड्रोजन कार्बन से, मतलब डायरेक्ट आप उसको किसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा, 1 डिग्री एमीन, है ना। तो इसका रिएक्ट करने का थोड़ा सा मेथड अलग है, बस यही एक एसिड डेरिवेटिव ऐसा है, बाकी सब में तो वो अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, लेकिन इसमें आपकी सारी रिएक्शन मैंने कवर कर दी है। जो एक बस एस्टरिफिकेशन इसमें वो क्योंकि उसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, तो वो मैंने अलग से भी करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट बनाते चले जाओगे। ठीक है, देखो अब इसमें क्वेश्चन करते तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे देखो, एक आपको इसमें दे दिया एसिड हैलाइड और ग्रिगनार्ड ले लिया मेथिल मैक्सिलोमाइड, उसके नीचे लिख दिया एक्सेस, पहले ईथर की प्रेजेंस में करा रहा है ना, और फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करा रहा है, तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा होगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ठीक है, पहले CH3 माइनस अटैक मारेगा और कार्बोनिल ग्रुप पे पाई बॉन्ड मूव करेगा। ठीक है, फिर पाई बॉन्ड वापस आएगा और फिर Cl कोट आएगा, मतलब पूरी अगर मैकेनिज्म कोई पूछे तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यार SN2TH होगा, और SN2TH होने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो मिलेगा आपका CH3COCH, मतलब 1 मोल गिगनार्ड जब रिएक्ट करेगा तो एसीटोन आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसने एक्सेस में ले रखा है, अभी रिएक्शन रुकने वाली नहीं है। हाँ, ये गिगनार्ड जो है उसका मूवी देख के आया है, बोलेगा मैं रुकेगा नहीं। ठीक है, अब ये फिर अटैक मारेगा, सेकेंड मोल देखेगा कीटोन है, अरे बल्ले बल्ले, फिर से अटैक होगा, कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बन पे अटैक होगा, पाई बॉन्ड O पे जाएगा, लेकिन अब वो वापस नहीं आ सकता, तो बैड लीविंग ग्रुप बैठे हुए हैं, एल्किल और हाइड्रोजन ये सब बैड लीविंग ग्रुप होते हैं। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होके रह जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और बस आपने
गंगा जल डाल ही दिया है, मतलब पानी डाल ही दिया है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इसका O माइनस H प्लस खींच लेगा वाटर से और एल्कोहल बना देगा 3 डिग्री एल्कोहल। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है ना? और वैसे भी हम लोग देख के समझ गए थे कि भाई एसिड डेरिवेटिव में गिगनार्ड एक्सेस से तो 2 मोल पूरा कंज्यूम करेगा और फाइनली वो इस तरह का अल्कोहल बना। तो ये हम लोग को करना आना चाहिए, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। पहले स्टेप में SN2DH हो रहा है बस। हाँ मैग्नीज अगर कोई पूछने लगे भाई कि पहले स्टेप में कौन सी मैग्नीज है तो बोल देना SN2DH, दूसरे स्टेप में ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, तब जाके ये बन रहा है 3 डिग्री अल्कोहल आपका प्रोडक्ट बनता है ना। इसको इसमें स्टीरियो को कनेक्ट करना चाहे कुछ कितने अल्कोहल बनेंगे तो हम लोग देखेंगे कहीं ये OI या GI तो नहीं शो कर रहा है, तो इसमें कार्बन काइरल भी नहीं है और GI के लिए डबल बॉन्ड वो भी नहीं है, तो इस वजह से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो कई बार वो आपसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर। एक चलो ये वाला भी चलो बताओ, ये वाला आप लोग को मैं दे रहा हूँ करने के लिए। हाँ नोट कर लो। सेकेंड वाले में तो क्या पूछ रहा है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। एक ये कंपाउंड है, इसको फॉस्जीन बोलते हैं, CuCl2, पॉइजनस गैस होती है CuCl2, फॉस्जीन बोलते हैं। और गिगनार्ड के वो x मोल रिएक्टर आ रहा है और एक्सेस में लिखा है और मोल उसके कह रहा है जितने रिएक्ट कर रहे हैं एक्सेस, हाइड्रोलिसिस करा के P कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मेजर प्रोडक्ट बोल रहा है उसे। तो दो बातें पूछ रहा है, तो वो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या बनेगा और फिर x की वैल्यू भी पूछ रहा है, मतलब गिगनार्ड के टोटल कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, एक बार करो आप खुद से करो तो समझ में आएगा। वैसे ओरली भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बार खुद से पूरा बना डालो, एक एक स्टेप से करा के एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो तो टोटल आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। CH3 होल थ्राइस OH COH, मतलब टर्सरी एल्कोहल ही बनेगा, है प्रोडक्ट तो हमें लगता है यही बनेगा ना, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ही बनेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा। और कितने मोल गिगनार्ड कंज्यूम कर लेगा ये 3, दो बार SN2DH होगी और तीसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तब जाके वो बिल्कुल बनकर रिएक्शन रुकेगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इजीली आप बना सकते हो। पहले तो वही गिगनार्ड जो है उसका हेटेरोडिफिजन डिफिजन कर दो, यहाँ से तोड़ दो उसको, ठीक है। तो CH3 पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो CH3 पे आ गया माइनस, बन गया न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक मारेगा कार्बोनेट पे, पहले पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फिर देखेगा दोनों तरफ, दोनों हाथों में लड्डू उसके, लेफ्ट राइट दोनों तरफ बढ़िया लीविंग ग्रुप बैठे हुए, तो वो वापस आएगा, इनमें से भी एक को हटाएगा, ठीक है, यहाँ दोनों ही सीआर है, किसी को हटा देगा, तो एक मोल रिएक्ट करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3COCl, है ना, मतलब एसिड हैलाइड बन गया। अब अभी भी एसिड डेरिवेटिव ही है, तो फिर से एक मोल गिगनार्ड फिर से कंज्यूम करेगा, ये CH3 माइनस फिर से अटैक मारेगा इसमें, अगेन SN2DH होती दिख रही है, पाई बॉन्ड जाएगा, फिर देखेगा कि राइट साइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो वापस आएगा, उसको हटाएगा। अब भी हमें कीटोन बनता हुआ देखेगा, एसीटोन 2 मोल कंज्यूम कर चुका है वो, लेकिन अभी उसकी भूख शांत नहीं हुई है, क्योंकि कीटोन के साथ फिर से गिगनार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे देते हैं, ठीक है, और कीटोन के साथ रेट फास्ट होता है SN2DH के रिस्पेक्ट, तो अब फिर से अटैक होगा, फिर से वो माइनस जाएगा, ये बन जाएगा, और हाइड्रोलिसिस भी चलो करा ही देते हैं यहाँ पे, पहले तो O माइनस बनी,
आफ्टर हाइड्रोलिसिस O के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, वी गेट टर्सरी अल्कोहल, बन जाएगा। हाँ, ये आपका प्रोडक्ट है और कितने मोल कंज्यूम कर गया, तो एक पहले स्टेप में, दूसरा यहाँ, तीसरा है। तो x की वैल्यू क्या लिख देते हैं, x की वैल्यू 2 से काम नहीं चलेगा भाई, है ना। देखो एक मोल यहाँ कंज्यूम किया, दूसरा मोल यहाँ कंज्यूम किया, तीसरा मोल, तो टोटल 3 मोल गिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है ना। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों से, हाँ क्या, अच्छा क्वेश्चन 1 देखिए, ये वाला, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। SN2TH जो होती है वो एसिड एसिड डेरिवेटिव में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है। हाँ, अब वो बात अगर बोलेंगे बताओ कि ये इससे बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, यहाँ तो हम लोग ने ये चेक किया नहीं, खुदा अटैक कराते चले गए, लेकिन अगर हम लोग उसकी नेसेसरी कंडीशन को ध्यान में रखें तो ये एल्कोहल हम कैसे जाने अगर कि ये बनेगा ही, है ना। अगर इस पे कोई कमेंट करना हो कि अल्कोहल, ऐसा तो नहीं कि अल्कोहल बनेगा, तो आप ये देखो कि अटैक कौन कर रहा है, CH3 माइनस, मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3 माइनस, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और लीविंग ग्रुप कौन है, Cl माइनस। और कंडीशन क्या थी, लीविंग ग्रुप की बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो दोनों के बेसिसिटी चेक करनी है तो इनके करस्पॉन्डिंग क्या बनाओ, एसिड बना दो, HCl और मीथेन। अब इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है, HCl। तो जिसका एसिड स्ट्रॉन्गर उसका कॉन्जुगेट बेस वीकर बेस, मतलब CH3 माइनस इज द वीकर बेस देन CH3 माइनस, और ये हमारा लीविंग ग्रुप है, और लीविंग ग्रुप को वीकर बेस होना भी चाहिए, तभी वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा। तो ये तो फिजिकल है, मतलब यहाँ पे SN2TH होने में कोई समस्या नहीं, ठीक है, मतलब ये ऐसे चेक करके भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, हाँ? क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि SN2TH यहाँ पे प्रोसीड होगी कि नहीं होगी, तो वहां पे चेक करके फिर बताना पड़ेगा। हाँ। ना फिर नो रिएक्शन आएगी, क्योंकि वो दोनों तरफ वो पासिव डबल कैरेक्टर आ ही रहा है, तो वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है ना। और SN2TH का पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, अगला स्टेप सब्स्टिट्यूशन। तो जब एडिशन नहीं हो पा रहा तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, तो वो रिएक्शन नो रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। एक चलो ये बता दो, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें आपसे क्या कह रहा है, ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के राइट साइड लगा दिया Cl उसको, और लेफ्ट साइड लगा दिया OCH। अच्छा बताओ ये इसको क्या करेंगे, इसको एसिड हैलाइड बोलेंगे कि इसको ईस्टर बोलेंगे, हाँ ऐसे क्यों, इसको देखो ये हाइब्रिड है ना, तो इसको हम कह पाएंगे कि पूरी तरह से ईस्टर है, ना तो पूरी तरह से कह पाएंगे कि एसिड हैलाइड है ना, बात समझा रही। तो इसको एग्जैक्टली ना तो एसिड हैलाइड बोल सकते हैं ना ईस्टर, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक दोनों की रख रहा है यहाँ पे। हाँ वो तो रिएक्शन करते समय, हाँ ये देखना पड़ेगा कि जो अच्छा लीविंग है उसी को निकालिएगा, क्योंकि गिगनार्ड 1 मोल ले रहा है, वो यहाँ पे वो आपको 1 मोल एक ही चांस दे रहा है, एक ही बार आप अटैक करा सकते हो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जैसे NTA 2 मौका दे रहा है, ऐसा मौका यहाँ नहीं मिल रहा है क्वेश्चन में, है। अब PH का आपने अटैक कराया, 5 बॉन्ड शिफ्ट किया O पे, अब वो देखेगा दोनों तरफ ठीक ठाक लीविंग ग्रुप बैठे हैं, तो वापस तो आएगा ही। अब ये डिसाइड करो कि वो Cl को हटाएगा कि OAT को, क्योंकि एक ही बार एडिशन कराना है, 2 बार एक्सेस में होता तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं था क्वेश्चन, है ना। Cl का, हाँ, तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखना पड़ेगा कि Cl माइनस इज द बेटर लीविंग ग्रुप देन OT माइनस, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं Cl माइनस
is better leaving group than ethoxide ion। इस वजह से निकलेगा कौन, ET नहीं, जो अच्छा लीविंग ग्रुप निकलेगा ना, Cl निकलेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O एक तरफ लगा दो फेनिल और दूसरी तरफ OET, फाइनली ईस्टर मिल जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ईस्टर आपका करने का। हाँ, अगर एक्सेस में लेता तो अगला मोल आता वो OET को भी हटा देता, फिर कीटोन बनता है, लेकिन वो इतना आगे जा ही नहीं रहा है। वो एक मोल लेके सिलेक्टिव SN2DH करवा रहा है, इसको बोल सकते हैं सिलेक्टिव SN2DH हो रही है। और Cl माइनस ही क्यों निकल रहा है, क्योंकि क्लोराइड आयन बेटर लीविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू एथॉक्साइड आयन, ठीक है। इसलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? एक जरा ये बताओ, हाँ तो नोट कर लो, और जिसका नोट हो गया तो हाइलाइट भी कर लो, है ना। एक उसने साइक्लिक ईस्टर दिया हुआ है और एक्सेस में ले रहा है पीएच MgBr, गिग्नाइडिजन एक्सेस में है, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस कराई होगी। एक्स पूछ रहा है, एक्स इन चारों में से कौन सा? ठीक है, इसको सभी लोग कॉपी में सॉल्व जरूर करो। हाँ, जब जैसे ही आप मैक्यूज करोगे, अटैक कराओगे, तो वो प्रोडक्ट बनता चला जाता है, वो फ्लो में बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। वो वही चीज प्रैक्टिस में लानी है आप लोगों को कि निक्लोफाइल पीएच माइनस को अटैक कराओ, कार्बोनिल पे 5 बॉन्ड घुमाओ, वापस लाओ, यहाँ से रिंग खोलो क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे रिंग ओपनिंग हो जाएगी। फिर वो जो बनेगा उसको दोबारा फिर एक बार अटैक होगा, क्योंकि वो कार्बोनिक ग्रुप जिंदाबाद है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फिर से होगा। हाँ, तो सी वाला ना, सेम कार्बन पे 2 पीएच आ रहा है और बाद में हाइड्रोलिसिस OH तो आ ही जाएगा। हाँ, ठीक है, सही जा रहा हूँ। मतलब जिसका भी सी बन रहा है ऑनलाइन में, तो बन रहा है सी अगर बन रहा है तो करेक्ट है बिल्कुल। उसमें जैसे लीविंग ग्रुप हटेगा तो बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो रिंग खुल जाएगी यहाँ पे। हाँ, जैसे कि इसमें पीएच माइनस निक्लोफाइल है, ये अटैक करेगा ईस्टर के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे, पहले पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा O पे, ठीक है। फिर देखेगा कि बगल में O और OE, और ये तो पूरा R है ना, अगर ध्यान से देखो, ठीक है। ये जब कार्ब CH2 तो एल्काइल है, तो ये ईस्टर है, बहुत चली हुई है, तो ये वापस आएगा इसका नेगेटिव चार्ज, है ना, और इस स्टेप में इसको ओपन कर देगा, इधर से वो O माइनस हटेगा। लेकिन उसकी ये कड़ी यहाँ जुड़ी हुई है तो पूरा हट नहीं पाएगा, वो इस तरह का साइक्लिक टाइप का कंपाउंड बनता हुआ दिखाएगा। देखो समझ में आ रहा है क्या बनेगा? देखो पहले स्टेप में हमें ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन रिंग तो ओपन हो रही है, यहाँ रिंग ओपन हो रही है यहाँ पे, यहाँ से O माइनस और डबल बॉन्ड रिटेन हो जाएगा, क्योंकि पहले एडिशन हुआ फिर सब्स्टिट्यूशन हुआ, और यहाँ पे पीएच आके जुड़ चुका होगा, पीएच माइनस ही तो निक्लोफाइल था। फिर क्या होगा? हाइड्रोलिसिस हो गई, हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा? O पे H आ जाएगा, इस पे करा दो हाइड्रोलिसिस, तो ये आ गया O पे H, ठीक है। फिर अभी भी उसने फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया हुआ है, एक्सेस में है, मतलब जब तक रिएक्शन हो सकती है तो करानी पड़ेगी। तो फिर से अब इस स्टेप में क्या होगा? अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसी का कीटोन बन गया ना, देखो इधर साइड कीटोन बन गया, तो कार्बोनिक पे कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड O पे जाएगा। अब की क्या वापस आएगा? हाँ, क्योंकि दोनों तरफ एल्किल जुड़े हुए हैं,
एल्किल आर बैड लीविंग ग्रुप, तो इसमें यहाँ पे SN2TH नहीं होगी, यहाँ पे ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, वो 5-1-O पे ही रह जाएगा, क्योंकि तो कोई लीविंग ग्रुप है नहीं। तो हाँ, लेकिन इस कार्बन पे 2 पीएच आ चुके हैं अभी तक, है O-। अब इसमें पानी डाला, हाइड्रोलिसिस फिर हो गई, तो वो कितना है, इतना तो अब समझ में आता ही आपको। तो ये प्रोडक्ट आपको बनाना था, और मेरे ख्याल से सबने बना ही लिया होगा, अगर अटेम्प्ट किया होगा तो इसमें ऐसा नहीं कि आपसे ना बने, ठीक है, सी बन रहा होगा, है ना। तो क्या समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है, ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे एक्स लिख देता है, उसका कितने मोल कंज्यूम कर रहा है, हाँ, फिर उसको प्रोडक्ट बताना होगा, ये प्रोडक्ट बन रहा है, या लिख देता 3 डिग्री हिंट दे देता, ठीक है। तो इसमें भी 2 आंसर दे, मतलब वो इस तरह से इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आजकल क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है, समझ में बेटा आ रहा है सभी लोगों, क्लियर हो रहा है। चलो फिर आगे बढ़े, ये वाला अच्छा बता दो आप, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट में फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानो क्या है। हाँ, वो CO2 लिख दिया ना, CO2 तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं फंसी हुई है CO2 तो एक अलग प्रोडक्ट है ना, वो बीच में थोड़ा बचा है, तो वो एक्चुअली C डबल बॉन्ड हो, फिर एक O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, वो पूरा ईस्टर वाला ग्रुप है, कई बार ईस्टर को खोल के नहीं दिखाएगा, CO2 करके इंसर्ट करा देगा, तो हम लोग खोल कर लेंगे, है ना, हम लोग को सब चीजें आसान लगने लगी, क्यों भाई, इतना तो आप लोग क्रेडिट अब कर ही पा रहे हो। तो CO2 का भी स्ट्रक्चर ओपन कर दो, वो CO2 नहीं, ईस्टर है यहाँ पे, ये ईस्टर है, और विग्नार्ड लेना वो भी एक्सेस में कराओ रिएक्शन, ईस्टर में एसिड डेरिवेटिव है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन, मतलब SN2TH होने वाला है, तो न्यूक्लियोफाइल बनके अटैक करेगा कार्बोनिक ग्रुप के कार्बन पे, पहले सिर्फ होगा कार्बोनिक ग्रुप का 5 बॉन्ड O पे, जो पड़ोस में देखेगा राइट साइड लीविंग ग्रुप है, OR है, तो वापस आएगा और इसको फिर रिमूव कराएगा, ये पूरी SN2TH ही हो गई, और बनेगा क्या, C6H5CH2CO, कीटोन बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी इसने एक्सेस में लिया हुआ है, इसका मतलब 1 मोल विग्नार्ड फिर से रिएक्ट कर जाएगा, है ना, अब की वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे देगा, तो अल्कोहल बनता दिख रहा है, तो कितने डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री। हाँ, कीटोन जब भी विग्नार्ड चेंज करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल ही बनाता है, तो माइनस, बाद में हाइड्रोलिसिस कराया तो यही पे H लगा दो, हाँ, या अगले स्टेप में दिखा दो, वैसे तो स्टेप वाइज दिखाना ज़्यादा सही माना जाता है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर करने जा रहे हैं, इसलिए ये सब बातें हवा में भी कर सकते हो, हाँ, लेकिन अगर स्कूल में करना, अगर मालूम मैग्नीज वगैरह पूछने लगे तो सारे स्टेप दिखाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आजकल स्कूल में ही आ रहा है, बोर्ड में ही, है ना, बाकी तो सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो गए, तो ये बन जाएगा, देख लो किसमें बैठा हुआ है, ऐसा प्रोजेक्ट बॉम्बे है, वही सही हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहले स्टेप में SN2TH, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, चलो अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसे लिख दे, यहाँ पे रेट R1 लिख दे, अब पहले स्टेप में यहाँ रेट R2 लिख दे, फिर ऑप्शन बना दे R1 ग्रेटर देन R2, एक में R2 ग्रेटर देन R1, या एक में बराबर कर दे रेट, तो क्या सही होगा, हाँ नहीं भाई, विग्नार्ड की रिएक्शन में हमने जनरल ऑर्डर बताया था, सबसे ज्यादा फास्ट होती है एसिड बेस रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद SN2TH आता है, तो SN2TH का रेट कम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से, तो अगर पहले स्टेप पे यहाँ R1 लिखते हैं, यहाँ पे R2 लिखते हैं, तो
तो यहाँ तो SN2DH हुआ पहले स्टेप में और अगले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। तो SN2DH का रेट स्लो होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो R1 इज लेस देन R2, ये आंसर हो जाएगा। सुनने में गड़बड़ी हो गया, गुस्सा मत करना। नहीं गुस्सा इसलिए आ जाता है कि मैंने तो सब सही बताया था। नेचुरल बात है, ठीक है। चलो सही बात, आपने सही फंडा लगाया। ठीक, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ जाए। एक अच्छा ये कर लोगे, एनडीए में पूछा गया भैया, देखो एनडीए के क्वेश्चन सारे लगाओ। हम तो कह रहे हैं अभी जो तुम लोग का पेपर हुआ है अभी मेंस का, उसको तुम लोग को छांटने पड़ेंगे, अभी पूरी केमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं ना। तो 2-3 महीने रुक जाओ, पूरा ही लगाना, जितने सीट में है वो तो लगाते ही जाओ। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग ईस्टर, ये आपको वो क्या करना है, 4 ईस्टर दे दीजिए और इनकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की पानी के अंदर उसने एल्कली का बेस डाल दिया है, NaOH, ऐसा कुछ भी बेस डाल दिया होगा, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH है। मतलब आपसे वो क्या करना है, इन चारों ईस्टर की रिएक्शन OH- से कराना चाह रहा है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहा है। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब कहानी कहाँ पहुंच गई कि उसने पानी लिया सॉल्वेंट, उसमें डाल दिया बेस NaOH या KOH, कोई भी बेस ले सकता है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल हमारा तैयार हो जाएगा पानी के अंदर, ये OH-। अब ये ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देगा। अब आपको अल्टीमेटली देखना है कि इसमें किसमें अटैक सबसे फास्ट होगा। इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होगा, वो एक ऑप्शन ऐसा होगा, पहले जाएगा आएगा वापस निकलेगा ये, ठीक है। तो ये देखना है। तो ये कैसे देखें, तो आप देखो कि कौन सा स्टेप स्लो था मैकेनिज्म में, SN2TH में पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा था तो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे ही कर रहा था, है ना। अब आप ये बताओ कि इस कार्बन पे जो अटैक करने का रेट होगा वो कब ज्यादा होगा, जब कार्बोनिल ग्रुप पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिस कार्बोनिल ग्रुप पे उस पे अटैक करने का रेट फास्ट होगा, कि जिसपे डेल्टा पॉजिटिव कम होगा उस पे अटैक करने का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो उसी पे अटैक करना चाहेगा जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, है ना। न्यूक्लियस लविंग है वो, तो जहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी जिस कार्बोनिल के कार्बन को, उसपे अप्रोच अटैक करने का रेट फास्ट होगा, है ना। तो आप बस ये देख डालो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा लगा के कि किस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, थर्ड सबसे है। अब इसमें पैरा पे उसने ग्रुप ही बदल बदल के दिए। अब देखो इसमें क्लोरीन खींचू है, खींच रहा होगा ये, -I और +N दोनों लग रहा होगा, लेकिन ओवरऑल खींची होते हैं हैलोजन, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करते हैं। तो -I से ज्यादा विड्रॉ कर रहा होगा, +N से कम दे रहा होगा। अच्छा विड्रॉ कर रहा है तो कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बढ़ा ही रहा होगा, इससे पहले वाले से ज्यादा ही होगा सेकंड। NO2 तो खतरनाक खींचू है भाई, इसका तो -I भी अच्छा खासा होता है, -M भी अच्छा, दोनों विड्रॉइंग नेचर होते हैं। I में भी विड्रॉइंग, M में तो खतरनाक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही होगी, इसमें तो उससे भी ज्यादा होगा। OCH3 में कौन सा इफेक्ट, +I और -I, लेकिन इसका +M डोमिनेंट है। उल्टा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो थोड़ी बहुत है वो भी ना पहले से, उसको भी वो मिनिमाइज कर रहा होगा, तो रेट और कम हो जाएगा। तो सबसे फास्ट किसमें, थर्ड सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट और सबसे लास्ट में डाल दो फोर्थ, है ना। तो ये हम लोग को दिख रहा है किसमें, फोर्थ है, बस ये वाला सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक आपको और मिल गया कि इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, SN2TH का रेट किस पे डिपेंड कर जाया करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसके मैग्नीट्यूड पे, और जितना -I वाला ग्रुप लगेगा, जितना -M वाला लगेगा उतना पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चाहो तो लिख लो भाई रिजल्ट के तौर पे, जिससे आपको ये याद रहे, है ना। इसमें लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन
विथड्राइंग ग्रुप, ठीक है, वो -I से या -M से ऑलवेज increases rate of SN2TH, ठीक है। तो जितने भी ड्राइंग नेचर के ग्रुप होते हैं -I हो या -M वाले, वो हमेशा रेट को बढ़ाया ही करेंगे SN2TH के केस में, या यही चीज हम लोग ने वहां भी पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, है ना। तो ये दोनों में एक तरह से सिमिलरिटी भी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी सीट में भी होगा, इन क्वेश्चन को नोट करने में बात टेंशन मत लिया करो, आप ईयर नोट कर लिया करो कि जेईई में 2019 में आया क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जगह छोड़ दो, सीट से कॉपी कर लो पूरी, है ना। तो ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस ले लेता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट, थ्योरी, केवल थ्योरी पढ़ने से वो चीजें कई बार नहीं समझ में आती है, और वही चीजें प्रैक्टिकली सामने आता तब तक लगता है कि यार ऐसे पूछना है, ऐसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, है ना। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में आ गया। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, OH-, है ना। और सारे ईस्टर है, तो ईस्टर पे OH- का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन, SN2TH काइनेटिक्स। तो इनडायरेक्टली वो का ही ऑर्डर, रेट का ऑर्डर पूछ रहा है ना। ये वाला बेटा कह रहे हो सर नोट दिखा दीजिए। अच्छा, नोट कहाँ गया, हाँ ये नीचे, नोट नीचे लिख दिया मैंने। नोट में यही है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप आइदर -I और -M, या दोनों लग रहा तो वो अच्छी बात है, ऑलवेज इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2TH काइनेटिक्स, ठीक है। जितने भी विथड्राइंग नेचर के ग्रुप लगे होंगे उतना रेट बढ़ेगा, R के साथ जितने विथड्राइंग नेचर वाले ग्रुप होंगे उतना SN2TH का रेट बढ़ जाएगा। अब बस इसमें ईस्टिफिकेशन एक टॉपिक है, बस इसको और देख लीजिए तो आपका ठंडा क्लियर हो जाएगा। ईस्टिफिकेशन क्या होता है, पहले तो ईस्टिफिकेशन होता क्या है ये जानते हैं, तो वो ईस्टिफिकेशन सिंपल शब्दों में पढ़ाया जाए तो ईस्टर का जो प्रिपरेशन होता है, ईस्टर का प्रिपरेशन को ही ईस्टिफिकेशन बोला जाता है ना। ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा हो उसे ईस्टिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन ईस्टर का फॉर्मेशन किनके थ्रू हो ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो ईस्टर का फॉर्मेशन, एक अल्कोहल हमें लेना पड़ेगा, कोई ऑर्गेनिक अल्कोहल, और एक हमें लेना पड़ेगा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्कोहल को जनरल फॉर्म में हम लोग ROH बोल सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरल फॉर्म में RCOOH बोल सकते हैं। तो अगर आप बेटा क्या करें, एक ऑर्गेनिक अल्कोहल ले लीजिए और एक ऑर्गेनिक एसिड ले लीजिए और दोनों की रिएक्शन करा दिए, थोड़ा सा मीडियम एसिडिक मीडियम में होता है एक्चुअली ईस्टर का फॉर्मेशन, तो थोड़ा सा कुछ बूंदे एसिड की टपका जाती है, जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl, है ना। कई बार एरो में केवल H+ ही लिख देगा तो समझ जाना ये मीडियम एसिड। तो होता क्या है कि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है और एक ईस्टर बनता है। ईस्टर कैसे बनता है ये जानना बहुत जरूरी है। और देखो ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये अभी इसकी मैग्नीज भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मैग्नीज पढ़ने के बाद जो आपको याद रखना होगा वो यही बात होगी जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो ईस्टर बनता है इसकी जो पूरी मैग्नीज आप देखोगे तो उसमें आप बात गौर करोगे कि अल्कोहल का H निकलता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर और एसिड का OH रिएक्ट करता है, ठीक है ना। ये ईस्टर बनने में H कहां से आता है, अल्कोहल का, और OH किसका, एसिड का। इसमें एक पॉसिबिलिटी उल्टा भी हो सकती है कि जैसे कहो सर ईस्टर ही तो बनाना है, हम एसिड का H निकाल लें अल्कोहल का OH। वैसे भी ज्यादातर एसिड H+ आयन नहीं देते हैं, लेकिन इसकी मैग्नीज उल्टा आंसर देती है, इसमें बोलती है कि एसिड का H नहीं जाता है, ये ईस्टिफिकेशन के दौरान एसिड का पूरा OH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, अल्कोहल का केवल H निकलता है। ये अल्कोहल के H पार्ट की रिएक्शन है लेकिन एसिड के OH पार्ट की रिएक्शन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ड्यूरिंग ईस्टिफिकेशन, ठीक है, हाइड्रोजन
of alcohol and OH group of carboxylic acid reacts, ठीक है, इतना बस ध्यान रखना। ये मतलब आपको मैं कीवर्ड बता रहा हूँ कि ये पूरी मैग्नीज पढ़ोगे, काफी भयानक सी मैग्नीज है उसकी, लेकिन अल्टीमेटली आप इतना भी याद रखो कि भले ही मैग्नीज आपको भूल जाना, कोई समस्या नहीं होगी, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये मत भूल जाना, नहीं तो फिर आंसर में गड़बड़ियां हो सकती है। एस्टिफिकेशन में अल्कोहल का H और एसिड का OH निकाल के वाटर निकाल देना, इसका तैयार कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट आप बिना मैग्नीज के बनाने की कोशिश करिएगा। ऑब्जेक्टिव इतना टाइम नहीं लगे मैग्नीज कोई करे, फिर भी है ना, एक बार मैग्नीज मैं दिखा दे रहा हूँ, तो एक बार इसको देखना। तो हाँ एस्टिफिकेशन, और ये जो रिएक्शन है, ये इन्होंने प्रपोज करी थी, ये मैग्नीज, इनके बारे में फिशर, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, फिशर प्रोजेक्शन, वही साइंटिस्ट, उन्होंने ये एस्टिफिकेशन मैग्नीज को प्रपोज किया ना, तो इसको फिशर एस्टिफिकेशन भी बोलते हैं, या ज्यादातर तो एस्टिफिकेशन के नाम से ही मिलेगी आपको। फिशर एस्टिफिकेशन बहुत कम ही जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो मैग्नीज क्या है, थोड़ी सी ये मल्टी स्टेप मैग्नीज है। ज्यादातर मैग्नीज 2 स्टेप में हो जाती हैं, कुछ 3 स्टेप में हो जाती हैं, है ना। इसमें अगर हम लोग स्टेप गिनने बैठेंगे तो पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होकर ये बनेगा, सेकेंड स्टेप, तीसरा स्टेप ये, और चौथा स्टेप ये, और 5वां स्टेप ये। तो टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट होने वाली ये मैग्नीज है, मल्टी स्टेप मैग्नीज है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हम लोग का नहीं है, तो इसमें देखो, बस एक बार इसको देख लीजिए, ये ऐसी मैग्नीज है कि दिल पे मत ले यार वाली मैग्नीज है, इसको हम लोग को देख लेना होता है, लेकिन देखो ना आपसे पूछी जाएगी, है ना, और ना आपको हम कहेंगे कि याद करो, क्योंकि क्वेश्चन इतने ध्यान से हो जाएगा आपका। फिर भी अगर देख लो कि होता क्या है कि आप क्या कर देंगे कि जैसे आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन से। आप लोग ये कहां से आ गया भैया तो इसमें देखो, ये जो एस्टिफिकेशन है, ये इसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, ये जो एसिड और एस्टर मिला रहे हैं ना, इनका एक्वस सॉल्यूशन ले रहा है। जैसे मैंने ये एसिडिक एसिड लिया मान लो, तो एसिडिक एसिड को पानी के अंदर डाल दिया और उसी के अंदर मैंने अल्कोहल को मिला दिया, तो सॉल्वेंट इसमें वाटर है ना, और कुछ बूंदे एसिड की टकरा दी, तो होगा क्या कि जैसे आप पानी लेंगे और कुछ बूंदे एसिड की डालेंगे, तो ये हाइड्रोनियम आयन बना देगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जो हाइड्रोनियम आयन है वो इस तरह से बना होगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करता है इस हाइड्रोनियम आयन पे, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन के हाइड्रोजन के साथ एसिडिक होते हैं, और ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये इसमें दिखाया है, ये H2O निकल रहा है, और यहाँ पे क्या बन गया, देखो वो हाइड्रोजन आके किसके साथ चिपक गया, O के साथ। अब इसके साथ जब चिपक गया तो O पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब शुरुआत के 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जो है मोस्ट इलेक्ट्रॉन FON, फॉन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तब तक वो न्यूट्रलाइज होता है हमेशा। तो यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये जो सिग्मा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये किसी तरह मूव करेंगे ऑक्सीजन पे, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो, न्यूट्रलाइज। लेकिन जब ये इधर मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, बस इसी बात का इंतजार कर रहा है ये अल्कोहल। ये अल्कोहल कह रहा है कब आएगा कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इसी स्टेप में वो अटैक करता है यहाँ पे, है ना। वैसे यहाँ पे परफेक्ट कार्बोनाइट नहीं बन पाता है, बस डेल्टा प्लस आ ही रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ ही रहा होगा, और ये इस पे अटैक कर देगा, साथ ही साथ ये पाई बॉन्ड यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे डेवलप होगी। फिर से देखो, पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, O पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है, जब ऐसा होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो O के साथ H जुड़ा हुआ है वो H प्लस करके निकलेगा, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसको दानवी कण के बनते हुए दे जाएगा, ले जाओ, हाँ, उसको न्यूट्रल कर देगा। तो अब वो सिचुएशन वहां पे पहुंच गई, है ना।
लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, ये H+ आयन छोड़ रहा है और ये लपक रहा है, ठीक है, ये छोड़ रहा है और ये दे रहा है, तो यहाँ पे ये ऑक्सोनियम आयन बन गया और ऑक्सोनियम में बहुत सा लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ एल्कोहल का जो लोन पेयर है ये शिफ्ट मारेगा, फिर समझ लो बिल्कुल इसको, बस समझो, लिखने वाली अभी समझने वाली ही है। तो ये इधर आएगा, ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो ये बनेगा। यहाँ फिर से क्या आ गया, O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कोई वाटर का मॉलिक्यूल इसका H निकालेगा और ये पाई सिग्मा पर मूव करके ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तब जाके ये इसका बनता है। तो काफी भयानक सी मैकेनिज्म है, हम तो नहीं कहेंगे इसको याद करो या कुछ करो, बस ये पता होने से कि एक टिपिकल मैकेनिज्म मानी जाती है। अल्टीमेटली हुआ क्या, इस बात को समझो कि ये जो मैंने लिखा है ये कैसे पता लगाओगे कि यही हुआ है। देखो ईस्टर का OH, देखो ये एसिड का OH, अब इससे अभी ये चिपका हुआ है, अगले स्टेप में चिपका हुआ है, अभी भी चिपका हुआ है, अब ऑक्सोनियम आयन बना और पूरा पूरा निकल गया। बोलो अब यहाँ पे वो OH है ही नहीं, तो हुआ क्या कि एसिड का ये OH लास्ट स्तर में पहुंचा ही नहीं, ना तो उसका O पहुंच रहा है ना H पहुंच रहा है, पूरा पूरा यहाँ पे कौन रिएक्ट है, OH। अब जरा एल्कोहल को देखो, जरा एल्कोहल का OH ये है, इसने अटैक किया, ये अभी OH ये एल्कोहल जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका H निकल गया, लेकिन O चिपका हुआ, OR 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 डैश OR डैश OR डैश, इसका मतलब केवल एल्कोहल का H ही निकला है, और लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा पूरा OH निकला है, वो ऑक्सोनियम आयन बनके लास्ट में निकल रहा है ना। यहाँ पे ये एक बात जो सबसे मेन बात हो रही है, क्योंकि अगर आपसे कभी इसमें जैसे एक क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन हाँ हाँ थर्ड वाला स्टेप में ये वाला स्टेप ना, या ये वाला, इस सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज बन रही है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। अब वो न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, तो उसका जो इसके साथ जो H अटैच है वो थोड़ा ठीक ठाक एसिडिक है ना, तो वही H+ करके यहाँ निकल रहा है, और कोई वाटर का मॉलिक्यूल इसको निकाल रहा होगा, और यही ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट कर रहा है। हाँ, और ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो H निकलता है इसको ये कैप्चर कर लेता है इधर वाला OH, मतलब उसके पड़ोस के कार्बन का, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर इसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन। यहाँ से इसने लॉस किया, उधर से इसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो वहां से हट के यहीं जुड़ गया है, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिडिफिकेशन इसको बोलते हैं। तभी ये वाला OH ऑक्सोनियम में कन्वर्ट होगा, और ऑक्सोनियम आयन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, बनते ही वो वाटर निकालता है और फिर वो O का लोड पर मूव करके डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फिर से O पे पॉजिटिव आ गया तो उसका H में कोई वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है लास्ट में। H2 ही होगा, क्योंकि देखो इसका जो H+ आयन आया था वो एक्चुअली कैटलिस्ट से आया था, वो जो एसिड डाला था, तो कैटलिस्ट तो वापस H+ आयन ले लेगा, वो फाइनली वाटर ही बनाएगा, है ना, लोने से बना के छोड़ दिया, ठीक है। हाँ क्या दिख नहीं रही, अच्छा देख थोड़ा कट रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर बताओ भाई, ये का आपको ईस्टर दिया हुआ है और डायल, अच्छा ईस्टर में डाल रहा है एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करा रहा है, दिस इज इस रिएक्शन को बोलते हैं इट इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ ईस्टिफिकेशन, और ईस्टिफिकेशन की रिवर्स रिएक्शन को जानते हो क्या बोलते हैं, ट्रांस ईस्टिफिकेशन। अगर कभी हो कि ईस्टर बना बनाया दे दिया जाए और उसमें एसिडिक मीडियम में पानी वानी डाल के पानी डाला जाए, तो वो ईस्टर का वो ईस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब ये जो ईस्टर है आप ऐसे समझो, ये रिएक्शन एक्चुअली रिवर्सिबल भी होती है, तो अगर हम लोग
जो ईस्टर बन गया है, अगर इसमें धीरे धीरे एसिड ऐड करने लगे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, तो ये वापस अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। और इस डायरेक्शन में जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है तो इसको बोलते हैं ट्रांसइस्टिफिकेशन, है ना। इसको ट्रांस वो सिस ट्रांस वाला ट्रांसइस्टिफिकेशन, मतलब ये लिख लो, एक हेडिंग डाल के ट्रांसइस्टिफिकेशन, तो लिख देना द रिवर्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम is called ट्रांसइस्टिफिकेशन and it is the reverse phenomena of esterification। ठीक है, तो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस से जब हम लोग वापस एसिड और अल्कोहल प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसे ही ट्रांसइस्टिफिकेशन होता है। तो इसमें इसने ट्रांसइस्टिफिकेशन पे क्वेश्चन फ्रेम किया है कि ईस्टर बना के दे दिया है, ये पूछ रहा है इन एसिडिक मीडियम। तो अब आप ये डिसाइड करो कि यार ईस्टर, देखो उसने इस वाले ऑक्सीजन पे 18 लिख रखा है, तो ये 18 वाला ऑक्सीजन अल्कोहल के हिस्से जाएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा मतलब हाइड्रोलिसिस होगी, तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी कि यहाँ से होगी, ये समझो कि ये ऑक्सीजन या तो अल्कोहल के पास जाएगा, एक तो ये पॉसिबिलिटी, या हो सकता है कि ये ऑक्सीजन एसिड के पास जाए। तो बताओ किसके पास जाएगा? ये ऑक्सीजन अल्कोहल के पास जाएगा, मतलब वो 18 वाला ऑक्सीजन अल्कोहल के साथ अटैच करके रखना पड़ेगा आपको, अगर आपको बिना मैग्नीशियम के बताना है। और देखो इतनी भयानक मैग्नीशियम कौन याद करे, तो वो ट्रिक याद कर लोगे तो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली हो जाएंगे। जैसे इसमें नीचे वाले में आपको बनाना है कि ये जो 18 वाला OH है कि किसके साइड ले जाओ, अल्कोहल के साइड कि एसिड के साइड। तो आप इधर से बॉन्ड करो और सीधे इसको दे दो H+, इसको दे दो OH। तो वो जो 18 वाला जो OH है वो अल्कोहल के हिस्से जाएगा और एसिड के उसके इधर से एसिड बनता है, वही AOB पूछ रहा है वो, है ना। हाँ इसमें देखो, इसमें जो मैंने जो की पॉइंट बताया उसमें मैग्नीज, पूरी मैग्नीज तो देखने का मतलब नहीं, पूरी मैग्नीज वो भी रिवर्स ऑर्डर में। अगर मैग्नीज जाओगे तो मैग्नीज आपको रिवर्स ऑर्डर में देखनी पड़ेगी, और उसकी मैग्नीज ऐसे ही रहना चाहिए। तो उसमें देखो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसको कैसे आपको समझना, ये आंसर होगा इसमें, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा। देखो ये ऊपर मैंने जो की पॉइंट बताया है इसको ध्यान रखो कि ईस्टर का जो ये वाला ऑक्सीजन होता है, सिंगली बॉन्डेड वाला ऑक्सीजन, इस मैग्नीज में ये ऑक्सीजन अल्कोहल का ऑक्सीजन है कि एसिड का ऑक्सीजन? अल्कोहल का H निकल रहा है, एसिड का OH, इतना पार्ट तो निकल गया, है इतना पार्ट निकल गया, इसको मत देखो, इतना पार्ट को आप उड़ाई दो। तो उसके पास O कहां से आ रहा है? ये O अल्कोहल का है कि ईस्टर का है? अरे अल्कोहल का है। तो अगर वो यहाँ 18 लिख रहा है 18, तो वो 18 वाला ऑप्शन अल्कोहल के साथ जाएगा, है ना, वो एसिड के पास नहीं जाएगा, ये उसमें बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ एसिड का तो पूरा OH निकल ही गया है वाटर में। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ कि उसमें मैग्नीशियम से कर पाना पॉसिबल नहीं, इतनी बड़ी मैग्नीशियम कोई याद नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे आप बना लीजिए। ठीक, क्लियर है ना? तो बस कंप्लीट चैप्टर खत्म है आपका, RM1 आपका फिनिश कंप्लीट। ठीक है, और आज मैं डिस्कशन के लिए बोला था, अभी टाइम है 15 मिनट, तो जितना आप लोग पूछना चाहो, एक्सरसाइज 1 में पूरा तो नहीं पाएगा, आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव वाला पूछ लो ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव वाला कौन सा होता है? सेक्शन वो पार्ट 2 होता है ना, हाँ वो कर दो। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव वाला कर देते।